अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट केपीके में ईटा के थ्रू कंडक्ट होने वाला थियोलॉजी का पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो थियोलॉजी टीचर की सीट है, टीटी की सीट, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो इस्लामियात के पोर्शन से हैं, तो आपको वो ज्यादा वैरायटी मिलेगी। साइंस की जो क्वेश्चंस हैं, मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं, वो आपको डेफिनेटली कम मिलेंगे, क्योंकि जो इसका सिलेबस था वो इसी के अकॉर्डिंग डिजाइन था कि इसमें इस्लामियात या फिर पाकिस्तान स्टडी से रेलेवेंट जो क्वेश्चन है वो काफी हो, और इसके अलावा इंग्लिश और पेडागोजी के क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा हैं। इस पेपर का पार्ट 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। तो डिस्कशन का आगाज करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है पेडागोजी से, इन कोऑपरेटिव लर्निंग strategies which groups are characterized by rapid and impromptu formation of 4 to 6 students, often used for quick discussion or brainstorming sessions within a limited time frame। यानी कि लर्निंग का कौन सा प्रोसेस है जिसमें आप 4 से 6 स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बनाते हैं और उनको आपस में डिस्कशन का टाइम देते हैं, या फिर वो उनके ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं ताकि वो कोई नई चीजें सीख सकें कोऑपरेटिव लर्निंग के जरिए। तो इस चीज को हम क्या नाम देते हैं? इस स्ट्रेटेजी को हम नाम देते हैं बज ग्रुप्स। तो ये पेडागोजी से रेलेवेंट क्वेश्चन है। पेडागोजी को आपने अच्छे से कवर करना होता है, जिस तरह हम लोगों ने अपने सेशन में पेडागोजी को बराबर की अहमियत दी आपकी बाकी की सब्जेक्ट्स के बराबर, क्योंकि इसमें से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पेडागोजी से है, द कैपेसिटी टू डाइसेक्ट इंट्रिकेट नॉलेज इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। कि आपके पास काफी सारा नॉलेज है, एक मेन कॉन्सेप्ट है, और आप उसको बहुत सारे इंडिविजुअल हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, व्हाइल आइडेंटिफाइंग द इंटरकनेक्शंस अमंग दोज कंपोनेंट्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। तो कौन सी टर्म है जो इस चीज को डिस्क्राइब करती है कि आप मेन आइडिया को, मेन कॉन्सेप्ट को बहुत सारे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में डिवाइड करके फिर उनके दरमियान जो कनेक्शन है उसको आइडेंटिफाई करें। दिस प्रोसेस इज नॉन एज एनालिसिस, या हम इसे एनालिसिस का नाम देते हैं। ये भी पेडागोजी से ही है। द टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स दैट सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड प्रोवाइड अ मोर प्रिसाइज डायरेक्शन फॉर प्रैक्टिकल एक्शन। तो किस तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं जो एज ए ब्रिज काम करते हैं बड़े ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के दरमियान, और प्रोवाइड करते हैं ज्यादा प्रिसाइज डायरेक्शन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक्शन के लिए या फिर परफॉर्मेंस के लिए। तो इनको हम ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, क्योंकि ऐसे ऑब्जेक्टिव जो होते हैं इन पर एक्शन लिया जा सकता है, ये एक्शनेबल होते हैं और इनको मेजर भी किया जा सकता है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एजुकेशन that is systematically provided by established educational institutions। तो जो तालीमी इदारे जिस तरह की एजुकेशन दे रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। तो इसमें केयरफुली और इम्प्लीमेंटेड जो सोसाइटी की तरफ से रूल्स एंड लॉज होते हैं वो सारे कुछ अप्लाई किए जाते हैं और बच्चों को सिखाया पढ़ाया जाता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिगमंड फ्राइड साइको एनालिटिकल थ्योरी, सिगमंड फ्राइड की साइको एनालिटिकल थ्योरी है, उसके मुताबिक विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट रीजन और कॉमन सेंस एंड सर्व एज अ मेडिएटर बिटवीन इंपल्सिव डिजायर ऑफ आईडी एंड मोरल कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ द सुपर ईगो। तो कौन सी चीज होती है जो सुपर ईगो को और डिजायर्स को रिलेट करती है और ये रिप्रेजेंट करती है साथ साथ रीजन और कॉमन सेंस को? ये है हमारे पास ईगो। ईगो जो है ये रीजन को भी रिप्रेजेंट करती है, कॉमन सेंस को भी, इंटेलेक्चुअल लेवल को भी, और उसके साथ साथ ये इंपल्सिव डिजायर्स और मॉरल कॉन्स्ट्रेंट्स के दरमियान एज ए ब्रिज काम करती है। यहां पर एक हदीस है। इस हदीस में किस चीज को इस्लामी खुवत की बर्बादी की अलामत बताया गया है? तो इस हदीस का तर्जुमा यह है कि तुम में से जो कोई अपनी कौम की हमायत करे एक नाहक बात में, तो उसकी मिसाल उस ऊंट की जैसी है कि जो कुएं में गिरा तो आप भी उसके पीछे कुएं में गिर जाएं। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इस हदीस में किस चीज के बारे में बात की जा रही है? यह है किसी अपनी कौम का नाजायज साथ देना। इंसानी तमद्दन की इब्तिदा कहां से हुई? इंसानी तमद्दन की इब्तिदा खानदान से हुई, फैमिली से हुई। सो खानदानी निजाम इसका राइट आंसर है। सुलह हुदैबिया के मुआहदे के मुताबिक मुसलमानों को मक्का में 3 दिन क्याम करने की इजाजत दी गई थी। गज़वा खंदक में कुफार का लश्कर 10,000 अफराद पर मुश्तमिल था। मवाखात के मौके पर यानी कि मदीना में
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी के मकान पर मुहाजिरीन और अंसार को जमा फरमाया? हजरत अनस बिन मालिक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के बाद जिन फरमानरवाओं को खत लिखा उनमें मिस्र के बादशाह का नाम क्या था? मिस्र के बादशाह का नाम था मक्कूकस। नजाशी जो था हबशा का बादशाह था। कैसर व कसरा रूम और ईरान के बादशाह थे। बनु कुरैजा के फितना फसाद का सबसे बड़ा मुहर्रिक कौन था? हई बिन अख्तब बनु कुरैजा के फितना फसाद का सबसे बड़ा मुहर्रिक था। हदीस, इस हदीस का क्या मफहूम है? ये चूंकि राब नहीं लिखे हुए तो मैं एहतियात नहीं पढ़ रहा। इसका मतलब है जो खामोश रहा उसने नजात पाई। तो नजात से है। ये जो वर्ड है इसको आपने सुम्मुम बुकमुन के आयत में भी पढ़ा होगा। ना बोलने वालों के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो जो खामोश रहा उसने नजात पाई। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ फेस्टिवल विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन स्प्रिंग? स्प्रिंग में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? जश्न बहारा। Who presides over the session of Senate in Pakistan? पाकिस्तान में सेनेट के सेशंस को कौन प्रिजाइड करता है? चेयरमैन ऑफ सेनेट प्रिजाइड करता है। What was the profession of मोहतरमा फातिमा जना? मोहतरमा फातिमा जना पेशे के एतबार से डेंटिस्ट थी। Who was the first king of Rome? रोम का फर्स्ट किंग रोमुलस है। What major historical event took place in 1857? जंग आजादी हुई थी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। पहले मुसलमान लीडर कौन से थे जिन्होंने नेशन का वर्ड यूज किया था इंडियन मुस्लिम्स के लिए? सर सैयद अहमद खान। शहबाज कलंदर किस फैमिली से बिलोंग करते थे? शहबाज कलंदर, जिनका असल नाम हजरत उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह अलैह है, उनका ताल्लुक हजरत इमाम जाफर सादिक की फैमिली से है, हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के खानदान से। हाउ मेनी ईयर्स डिड शेरशाह सूरी रूल इंडिया आफ्टर बिकमिंग द रूलर ऑफ दिल्ली? तो दिल्ली का हुक्मरान बनने कितने अरसे तक हुक्मरान रहे थे शेरशाह सूरी? तो ये 5 साल तक दिल्ली के हुक्मरान रहे थे। व्हाट इज अपर हाउस ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के बलाई अवान को हम क्या कहते हैं? बलाई अवान को हम सेनेट कहते हैं। ईवान बाला भी आप इसे कह सकते हैं। मदीना मुनव्वरा में कदीम दौर से यहूदियों के कितने कबाइल आबाद थे? 3 कबाइल। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा पहुंचकर सबसे पहले किन लोगों के साथ ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की? यहूदी कबाइल के साथ। कादियानियों को आईनी तौर पर गैर मुस्लिम करार देने के लिए आईन पाकिस्तान में कौन सी दफा शामिल की गई? दफा 260 और उसकी शिक नंबर 3। हज का सबसे बड़ा रुकन कौन सा है? अराफात में क्या? हदाद का मतलब क्या है? तेज। तलमी में कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं? अशारे और कनाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायग्राफ? तो डायग्राफ जो है ये हमारे पास टीएच जो है इसको हम डायग्राफ कहते हैं। इसमें 2 लेटर हैं लेकिन ये साउंड एक ही देते हैं। जिस तरह थिंक में ये इनकी साउंड जो आती है टीएच की मिलाकर आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स अ पोजेसिव एडजेक्टिव? तो हमने पोजेसिव एडजेक्टिव ढूंढना है। तो हमारे पास सेंटेंस है द डॉग वैग्ड इट्स टेल। अब ये जो इट्स है ये मलकियत शो करता है टेल की, कि द डॉग वैग्ड इट्स टेल। अ डैश वर्ड कैरीज मोर देन 1 सिलेबल। अगर किसी वर्ड में एक से ज्यादा सिलेबल हो तो हम उसको मल्टी सिलेबिक वर्ड कहते हैं। शी लव्स हर सिबलिंग्स। सिबलिंग्स के लिए हम और कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? ब्रदर एंड सिस्टर। तलमी में कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं? अगेन रिपीट हो गया, अशारे और कनाए। हु बिकेम द फर्स्ट सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पाकिस्तान ऑन दिसंबर 20 1971? 20 दिसंबर 1971 को जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान के पहले सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। कायद की जो अप्रोच थी कायद आजम की इंडिया और पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मसाइल को हल करने के लिए, वो पीसफुल अप्रोच थी, यानी कि अमन के जरिए मसाइल को हल करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन पाकिस्तान? तो पाकिस्तान में कौन सा सोर्स है जो कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है और वो नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि एक दफा यूज हो जाए तो खत्म हो जाता है? तो यह है कोयला। मतलब कोयला जो है ये इस्तेमाल होने के बाद दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं होता। करारदाद लाहौर या करारदाद पाकिस्तान किसने पेश की? मौलवी फजलुल हक ने 1940 में ये करारदाद पेश की।
हु वॉन द 1965 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन पाकिस्तान, 1965 के सदारती इलेक्शन कौन जीता था? अयूब खान। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट इंक्लूड्स एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, यानी कि आपने कोई ऐसा वर्ड यूज करना है जो कि प्लेस को इंडिकेट कर रहा हो। सो द डॉग इज रेस्टिंग। अब रेस्ट जो है वर्ब है, वर्ब को फर्दर एक्सप्लेन करा है आउटसाइड, ये एडवर्ब है, और यह है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये बता रहा है कि जो डॉग है वो बाहर रेस्ट कर रहा है, तो आउटसाइड आपके पास प्लेस बन गई। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट्स कॉनोटेटिव मीनिंग ऑफ द वर्ड फॉक्स। तो फॉक्स का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो बहुत चालाक हो, अ कनिंग और स्लाई पर्सन। विच सेंटेंस यूजेस द मॉडल वर्ब मस्ट करेक्टली। अच्छा, ही मस्ट अराइव ऑन टाइम, मस्ट के बाद आपने यहां पे टू भी नहीं लगाना, मस्ट गोइंग भी नहीं लगाना, और आई मस्ट वेंट देयर यस्टरडे, ये यहां पर चूंकि माजी की बात आ रही है तो ये भी नहीं होगा, तो ये आपके पास हो जाएगा ही मस्ट अराइव ऑन टाइम, ये राइट आंसर है। विच सेंटेंस कंटेन्स अ रिलेटिव क्लास। तो इसमें रिलेटिव क्लास जो है, द गर्ल हु वॉन द रेस, लड़की जो रेस जीत गई, इज माई कजन, वो मेरी कजन है, तो यहां पर इस सेंटेंस में रिलेटिव क्लास यूज की गई है। जनरली, अब यहां पे जो जनरली वर्ड है ये किस तरह का एडवर्ब है? यह है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि जो बात हो रही है वो कितनी दफा हो रही है। तो जनरली का मतलब आमतौर पर जो बच्चे होते हैं उनके इरेगुलर स्लीप पैटर्न्स होते हैं। अ सिनोनिम टू परपेचुअल, परपेचुअल का हम सेम मीनिंग में वर्ड है एवरलास्टिंग। इसका मतलब होता है कोई ऐसी बात जो जारी रहे, जो जल्दी खत्म ना हो। अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड। अच्छा, अगर हम न्यूमरेटर बड़ा रख लेते हैं, डिनोमिनेटर छोटा रख लेते हैं, तो इस तरह की फ्रैक्शन को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर। अगर हम न्यूमरेटर को छोटा, डिनोमिनेटर को बड़ा रखेंगे तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। If the average of 45 quantities is 225, then find the sum of quantities। तो उसके लिए आपको इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि जो 225 जो है ये एवरेज आ रहा है और ये आ रहा है 45 क्वांटिटीज के लिए। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 10,125। ये मल्टीप्लीकेशन है। एक रेक्टेंगुलर फ्रंट वॉल है किसी हॉस्पिटल की। इट हैज पेरीमीटर इक्वल्स टू 294 मीटर। इफ इट्स लेंथ इज 85 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब चूंकि ये आपके पास रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ बराबर नहीं होती, तो पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 लेंथ्स प्लस 2 विड्थ्स। अब आपके पास यहां पर इसकी पेरीमीटर दे दिया गया है 294 मीटर और इसकी लेंथ दे दी गई है 185 मीटर और इसकी विड्थ नहीं दी गई। तो पहले आपने विड्थ निकाल लेनी है इस फार्मूले से। जब आप विड्थ निकाल लेंगे तो इसका एरिया निकालने के लिए आपने लेंथ को जो आपको पहले दे दी गई है आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है विड्थ से। अब यहां पर ये कोई मुश्किल नहीं रह गया, आपने ये 2w इधर रहने देना है। 185 को सॉरी ये 185 नहीं 85 है। 85 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करके दूसरी साइड पे ले जाना है। ये इधर जमा का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा -170। 294 में से जब आप 170 को माइनस करेंगे तो ये 124 आपके पास आ जाएगा। 124 को 2 से डिवाइड करेंगे आपके पास विड्थ आ जाएगी 62। तो आपने 85 को जो कि लेंथ है 62 से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ये वो आसान तरीन क्वेश्चंस हैं जो हमने जब मैथ कवर की थी सेशन में तो शुरू में ही कर लिए थे। द रेशियो ऑफ असद सैलरी टू सानिया सैलरी इज 2:3। तो असद की सैलरी है 2 और जो सानिया की सैलरी है उसमें रेशो है 3 की, और जो सानिया और फहद की सैलरी है इनमें रेशो है 4:3। अब आपने इसको कंटिन्यूड रेशो में चेंज करना है, उसके लिए आपने इनको एक जैसा बनाना है। तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये दोनों 12 हो जाएंगे, ये भी 12 और ये भी 12। अब आप क्या करेंगे, ऊपर अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसको 4 से कर देंगे, इसको 3 से किया तो इसको भी 3 से कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8। तो ये रेशो आपके पास बन गई 8, 12 रेशो 9। सो दिस इज योर राइट आंसर।
सुलह हुदैबिया के बाद अल्लाह ताला ने किस सूरह में इस माहदे को बड़ी और वाज़े कामयाबी करार दिया? सूरतुल फतह में इसको वाज़े और बड़ी कामयाबी करार दिया गया था। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हो की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो ने। गुलामों या कैदियों की आजादी के लिए ज़कात का मुसर्रफ कौन सा है? तो यह है फिल रुकाब। ये यहाँ से इस वर्डिंग के मुताबिक गुलामों या कैदियों की आजादी के लिए ज़कात को इस्तेमाल किया जा सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जब कोई मुसलमान लब्बैक कहता है तो उसके साथ लब्बैक कहने वाली मखलूक कौन कौन सी होती है? पत्थर, दरख्त और जमीन के ढेले, यानी कि जमीन पर पड़े हुए बड़े बड़े कंकर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे अंबिया पर कितनी चीजों की वजह से फजीलत दी गई? आपने फरमाया कि मुझे 6 चीजों की बुनियाद पर फजीलत दी गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़वात की कुल तादाद कितनी थी? 27 गज़वात मुकम्मल थे। अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौरे हुकूमत में किस झूठे नबी को सजाए मौत दी गई? तो ये हारिस दमिश्की को सजाए मौत दी गई थी। अजाबुल हरीक का मतलब क्या है? इसका मतलब है जलने का अजाब। अब नेक्स्ट फिर एक मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन आ गया है कि एक बॉक्स है 0.56 मीटर हाई है, 21 सेंटीमीटर वाइड है, इसका वॉल्यूम इतना है, तो हमने इसकी लेंथ मालूम करनी है। देखिए वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। अब आपके पास यहां पर इसकी 51,744 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। इसकी जो लेंथ है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। विड्थ आपको दी गई है 21 सेंटीमीटर और हाइट दी गई है 0.56 मीटर। जब आप इसे सेंटीमीटर में करेंगे तो ये 56 सेंटीमीटर बनेगा। अब आपने क्या करना है? अब आपने 51,744 को इधर रहने देना है और इसको डिवाइड कर देना है 21 से भी, और इसको डिवाइड, ये जो 56 है इससे भी डिवाइड कर देना है। तो ये दोनों इस साइड पर आकर इसको डिवाइड कर रहे हैं और अब आप इसकी लेंथ मालूम कर सकते हैं। जब आप इसकी लेंथ मालूम करेंगे आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर, जिसे आप मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.44 मीटर। द प्राइस ऑफ ए प्रिंटर इज 1/8 द प्राइस ऑफ ए फोटोकॉपी। अच्छा, फोटोकॉपी आप प्रिंटर को फॉर एग्जांपल x कह लें, फोटोकॉपी मशीन को y कह लें, तो जो प्रिंटर की प्राइस होती है वो बराबर है फोटोकॉपी मशीन की प्राइस के 8वें हिस्से के बराबर। तो या फिर आप इसे इस तरीके से लिख लें, हाँ ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ 4 फोटोकॉपी मशीन्स एंड 7 प्रिंटर्स इज 77,025, फाइंड द प्राइस ऑफ प्रिंटर। तो 4 फोटोकॉपी मशीन्स हैं, फोटोकॉपी मशीन के लिए हम y यूज करें, 4 फोटोकॉपी मशीन्स हैं 4y और 7 प्रिंटर हैं, तो इनकी कीमत है 77,025। तो अब आपने यहां पर x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, ये आपके पास हो जाएगा 4y। चूंकि आपने प्रिंटर की कीमत मालूम करनी है तो आप यहां पर ऐसे करेंगे, चलें वैल्यू फिलहाल पुट कर देते हैं। आप ये इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगी 1/8y और ये 77,025। अब आपने क्या करना है 4y प्लस 7/8y इज इक्वल टू 77,025। अब आपने 8 एलसीएम ले लेना है यहां पर, तो ये हो जाएगा 32y प्लस 7y इज इक्वल टू 77,025। अब इससे आगे आपने 8 को इधर लाके इसे मल्टीप्लाई कर देना है और ये 32 और 7 39 को इससे डिवाइड कर देना है, यानी कि आपने क्या करना है वो 39y हो गया, ये 7725 मल्टीप्लाई 8 हो गया। y की कीमत मालूम करने के लिए आपने जब इनको मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर है उसको 39 से डिवाइड कर देना है। आपके पास आ जाएगी y की वैल्यू, और y की वैल्यू जब आप यहां पर पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 1975। ये सारी मल्टीप्लीकेशन है और यहां पर इतना सारा रफ अमल करने पर हम टाइम लगाने के बजाय नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ये आप लोग कर ही लेंगे। Which of the following is not lied in third quadrant? थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सी चीज नहीं है? ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। यहाँ पे x एक्सिस जो है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पर y एक्सिस पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए x भी नेगेटिव होना चाहिए, y भी नेगेटिव होना चाहिए, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आना चाहिए हमारे क्वेश्चन के मुताबिक, क्योंकि इसकी एक वैल्यू प्लस है, बाकी तीनों की दोनों वैल्यू माइनस है।
लेंथ ऑफ बेस एंड अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल इज 152 सेंटीमीटर एंड 38 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अगर इसका जो एरिया है ट्राइंगल का उससे डबल एरिया स्क्वायर का हो तो स्क्वायर की लेंथ फाइंड आउट करें। क्वेश्चन को जरा खींच दिया गया है तो हम इसे कर लेते हैं कि आपके पास एक ट्राइंगल है जिसके अल्टीट्यूड है 152 सेंटीमीटर और जो बेस है वो है आपके पास 38 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई अल्टीट्यूड। यहां से आपने ट्राइंगल का एरिया निकालना है, फिर आपने उस ट्राइंगल के एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। और जब आपके पास स्क्वायर का एरिया आ जाए तो आपका क्वेश्चन है कि आपने स्क्वायर की किसी एक साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। स्क्वायर का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। जब आपके पास इसका एरिया आ जाएगा तो आपने उसका स्क्वायर रूट लेना है और आपके पास लेंथ की मेजरमेंट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिंपल डिवीजन का क्वेश्चन कि 3x क्यूब माइनस 19x² प्लस 10x प्लस 50, इसको डिवाइड करें x माइनस 5 से। तो सबसे पहले हम 3 से इसे मल्टीप्लाई करें तो यहां पे 3x आ सकता है और अगर हम इसे 3x² से मल्टीप्लाई करें तो 3x का क्यूब आ जाएगा। फिर आपने -5 को जब इसे मल्टीप्लाई करना है ये हो जाना -15x का स्क्वायर। ये आपका यहां पर कैंसिल हो गया। यहां पर -19 में से प्लस का 50 निकालेंगे ये हो जाएगा -4x² प्लस 10x प्लस 50। अब आपने इसको माइनस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये माइनस आ सके। x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² आ जाएगा और -5 को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 20x और प्लस में आएगा क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस। अब यहां पर ये कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस 10x में से माइनस का 20x निकालेंगे ये -10x रह जाएगा -10x प्लस 50। अब आपने इसको -10 से मल्टीप्लाई करना है तो ये -10x हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 5 10s are 50 और ये कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। हमारे पास आंसर आ गया 3x² -4x -10। तो ये सिंपल डिवीजन है। नेक्स्ट है स्टेट द क्वाड्रेंट इन विच एंगल 8 पाई डिवाइडेड बाय 5 लाइज, या फिर आप कह सकते हैं 8 डिवाइडेड बाय 5 पाई। इसको आपने किस क्वाड्रेंट में प्लेस करना है। अब चूंकि ये आपके पास हाफ से भी कम है, अगर आप इसको फ्रैक्शन डेसिमल में ले जाएं ये 1.6 पाई बनता है। अगर ये आपके पास पाई डिवाइडेड बाय 2 होता तो आप इसे सेकंड क्वाड्रेंट में लेकर जा सकते थे, लेकिन यहां पर जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा 4th क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ रीजनिंग इन विच वी आर्ग्यू फॉर फ्रॉम अ जनरल प्रिंसिपल टू अ स्पेसिफिक इंस्टांस, यानी कि अगर आप एक जनरल बात से एक स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं तो इस तरह की रीजनिंग को हम बोलते हैं डिडक्टिव। इससे उलट होती है इंडक्टिव, जिसमें हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट दैट इज कंसीडर्ड एज अ फाउंडेशन स्टोन फॉर डेवलपिंग अ कोऑपरेटिव क्लासरूम विद बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनहांसिंग थिंकिंग स्किल्स, इंक्रीजिंग इंफॉर्मेशन एंड इंप्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स। तो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम इन सारी चीजों पर काम करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है थिंक पेयर एंड शेयर। तो थिंक पेयर और शेयर। नेक्स्ट है लफ्ज अचंबा का क्या मतलब होता है। लफ्ज अचंबा का मतलब होता है हैरत। तो यहां पर ये पेपर हो जाता है कंप्लीट। जो हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था उसमें एक हिस्से को लेकर कैंडिडेट्स कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि ये हमें जरा डिटेल से समझा दें कि होमोनिम्स क्या होते हैं। होमोनिम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो या तो बोले एक जैसे जाते हैं या लिखे एक जैसे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नो या नो, दोनों को नो लिखना है, लेकिन अब ये बोलने में सेम है लिखने में सेम नहीं है, हम इनको होमोफोन्स कहते हैं। ये हमारे पास टाइप है होमोनिम्स की। फिर एक दूसरा वर्ड है फ्लाई यानी कि मक्खी,
और फ्लाई, FLY फ्लाई यानी कि उड़ना, ये लिखने में सेम है, बोलने में भी किसी हद तक सेम है, लेकिन लिखने में ये सेम है। इनको हम होमोग्राफ कहते हैं। ये भी आपके पास होमोनिम्स की ही टाइप है। तो होमोनिम्स की दो टाइप्स हैं, वो अल्फाज जो लिखने में सेम हो, वो अल्फाज जो बोलने में सेम हो। दैट इज द रीजन हमने कहा था कि जो चारों के चारों ऑप्शन है वो सारे ही यहां पर ठीक कंसीडर होंगे। तो यहां पर इस पेपर की डिस्कशन हो जाती है कंप्लीट। ये हमारा टीटी का पेपर कंप्लीट हो गया है। ये पेपर आप लोगों तक पहुंचा दिया गया। आप लोग इसे ध्यान से सुन लें। इसमें कोई अगर आपका फर्दर क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टेस्ट रहते हैं वो तमाम लोग जिनके पीएसटी के टेस्ट रहते हैं, सीटी के टेस्ट रहते हैं, और इन टेस्ट को देखकर वो अपनी तैयारी को इंप्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि पहले घर बैठ के तैयारी की है, प्रैक्टिस टेस्ट नहीं दिए हुए, डाटा मटेरियल हेल्पिंग नहीं लिया, और जिस तरह मैं बार बार वीडियोस में बताता हूं कि हम हाईलाइट करते हैं कि कौन सी चीजें जो करनी ज्यादा जरूरी हैं। तो अगर आप लोग वो चीजें हासिल करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। आप वो डाटा ले सकते हैं, आप वो टेस्ट ले सकते हैं और वहां से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट आप जिन लोगों के 50% प्लस मार्क्स आ रहे हैं और वो ईटा के कंप्यूटराइज्ड टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उनको अब सेकंड टेस्ट की तैयारी के लिए हमारे सेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा सेशन ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।